वादी कोयटा और गिरदनवा में एक बार फिर तेज़ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। खान ज़हीर मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी जारी है। इस वक्त मौसम के बारे में ही हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम बताएगा कितनी बर्फ पड़ चुकी है अब तक और मामूलात ज़िंदगी किस हद तक मुतासर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात 12 बजे से वादी कोयटा और गिरदनवा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और ये बर्फबारी जो है वक्फे वक्फे से दिन भर जारी रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा शदीद बर्फबारी हो रही है और जो सड़कें और गाड़ियां खड़ी हैं उन पर बर्फ जमना शुरू हो गई है। तकरीबन 1 इंच के करीब बर्फ जो है वो इस वक्त यहाँ पड़ चुकी है। कोयटा के अलावा मुस्लिम बाग, चांद मितरज़ई और खानुज़ई के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। NHA और VDMA का अमला जो है वो सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। जी नदीम कौसर हमें अपडेट कर रहे थे बर्फबारी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक। नदीम कौसर ने दिन में बर्फबारी की सूरत हाल के हवाले से भी रिपोर्टिंग की है। सड़कों से बर्फ हटाने के ऑपरेशंस और दीगर अमूर पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इतवार और पीर की दरमियानी शब से शुरू होने वाला बारिश और बर्फबारी के सिलसिले ने गवादर से लेकर चमन तक सूबे के निसफ हिस्से को मुतासिर किया। कला, सोराब, मस्तूम, बोलान, कोयटा, कान मितरज़ई, शीलाबाग, लखपास पर बारिश के साथ बर्फबारी होती रही। मकरान और चागी के मुख्तलिफ इलाकों में खूब बारिश बरसी। बलूचिस्तान के तकरीबन मोस्टली 40% से ज़्यादा अजला में बारिशें हो रही है और बर्फबारी हो रही है। ख़ास तौर पर बर्फबारी हमारे किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट, चमन डिस्ट्रिक्ट, किले सैफुल्ला, ज़ियारत और मस्तूम डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त बर्फबारी जारी है। PDMA और NHA के अमले ने सूबे की बर्फबारी से मुतासरा इलाकों की कौमी शाहराहों से बर्फ हटाकर ट्रैफिक रवा दवा रखी। कोयटा में पीर को सारा दिन वक्फे वक्फे से बर्फबारी होती रही, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी के बायस कैस्को के 24 के लगभग फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर न होने से शहरियों को घर गर्म रखने और खाना पकाने में मुश्किलात का सामना रहा। घर में भी सर इसी तरह लकड़ी इस्तेमाल कर रहे सर, कोयला इस्तेमाल कर रहे सर, वहाँ भी गैस नहीं है सर, कुछ प्रेशर नहीं है सर, वहाँ पे गैस तो है नहीं सर, प्रेशर की तो दूर का बात है सर। उधर गैस का कुछ अता पता नहीं है और हम लोग जो है अपना कोयला और लकड़ी जलाता है, सारा गुजारा इसी से होता है। महकमे मौसमियात ने मंगल को कोयटा समेत सूबे के 13 अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी की पेशन गोई की है, जबकि जनूबी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान भी है। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। मरी में भी खूब बर्फ़ पड़ रही है और वहाँ पर शदीद सर्दी हो गई है। इसका अहवाल आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी। मैं इस वक्त मलका कोसार मरी में हूँ और मरी में जो बर्फबारी का सिलसिला है वो फिर से शुरू हो चुका है। 2 दिन मरी का मौसम साफ रहा है और आज जो है वो महकमे मौसमियात ने मरी में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया हुआ था और अब से कुछ देर पहले मरी में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त ज़बरदस्त आबोताब के साथ बर्फबारी हो रही है। मुल्क भर से सयाहों की भी एक अच्छी तादाद जो है वो मरी पहुंच चुकी है और मरी में बर्फबारी के इन हसीन लम्हात से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त मरी के मार रोड के ऊपर सियाह फैमिलीज, बच्चे, मंचले, सभी उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मरी में बर्फबारी और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ इंतजामात के वाले से बात करूँ तो चूँकि ज़िला इंतजामिया को जो PDMA की जानिब से जो है पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि जो बर्फबारी है वो शिद्दत भी अख्तियार कर सकती है, तो ऐसे में मरी के जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। हाईवे डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ तो उनके मशीनें जो है मुख्तलिफ चौक चौराहों में नमक पाशी वाली गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त मरी की सड़कों के ऊपर नमक पाशी कर रही हैं। उसके साथ साथ जो सिटी ट्रैफिक पुलिस और दीगर जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनके इजाफी नफरे इस वक्त मरी में डिप्लॉय की गई है। महकमे मौसमियात के वाले से अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मलका कोसार में आइंदा 24 घंटे बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जी मुल्क में जारी सर्दी की हालिया लहर कब तक जारी रह सकती है, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DG MET महर साहब ज़ाद खान ने, उनसे बात करेंगे। महर साहब, कुछ इलाकों में तो पाकिस्तान में हमेशा सर्दी पड़ती, बर्फबारी होती है, क्या कुछ इलाके ऐसे भी जहाँ गैर मामूली तौर पर बर्फबारी हो रही है और शदीद सर्दी है, और आगे आने वाले दिनों में क्या मौसम होगा? बिल्कुल जी, इस वक्त कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। ख़ास तौर पे अगर आप देखें ना कोयटा और उसके आसपास के जो इलाके हैं, चमन, ज़ियारत, तो ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही हैं। खैर अभी जितनी बर्फबारी हमारे पास होती है अपने सीज़न, इसमें उतनी तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि अच्छा सीज़न है। अब इसका ये जो है बर्फबारी, इसका हमें जो सबसे ज़्यादा यानी आप कह लें कि बेनिफिट होता है वो ये है कि ये कम्युलेटिव होती है और ख़ास तौर पे ये शुमाली इलाका जात या चित्राल में जो भी उसका होता है वो हमें गर्मियों के मौसम में जो है ना ये पानी की शक्ल में मिलता है, स्नो मेल्टिंग होके। तो ये बहरहाल इसके बाद तकरीबन फिर 1 हफ्ता का कम से कम मेरा ख्याल लगेगा
اور فروری کے پہلے ہفتے میں دوبارہ کوئی اسپیل لگ رہا ہے کہ جی دوبارہ بھی بارش ہونے کا امکان ہے. تو یہ تیسرا اسپیل ہوگا. سنو فال بھی ہوگی اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں جیسے میدانی علاقوں میں, اور تو یہ کافی بینیفیشل ہے فصلوں کے لیے اتنے وقفے کے بعد. کراچی کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے گا. کراچی میں بھی سردی کی شدت اس سال کافی محسوس کی جا رہی ہے. کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ایک اور اسپیل کی بھی آپ نے بات کی ہے, وہ کب سے کب تک رہے گا؟ وہ پہلے ہفتے میں ہے, دیکھیں اب اس کو پھر کریں گے, لیکن یہ پہلے ہفتے میں بھی ایک اسپیل ہے, وہ بھی انشاءاللہ کرے گا پاکستان کو یہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ. باقی کراچی میں دیکھیں, کراچی میں بارش کا ایسا جتنا زیادہ امکان نہیں ہوتا سردیوں میں, لیکن جو نارتھ ویسٹلی ہوا چلتی ہے کوئٹہ کی طرف سے وہ ٹمپریچر کو کافی ڈاؤن کر جاتی ہے. کل پرسوں میرا خیال ہے ٹمپریچر 6 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور کافی ٹھنڈ تھی, لیکن اب تھوڑا سا میرا خیال 2-4 دن کے بعد کراچی سے تو نکل جائے گا سلسلہ. لیکن ہمارے اگلے جو ایریاز ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ پنجاب کے میدانی علاقے یا یہ سردی کی شدید لپیٹ میں آئیں گے. یعنی اتنی سردی تو نہیں, لیکن ٹمپریچر کچھ علاقوں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے. اور سب سے اچھی بات جو ہوگی وہ یہ ہے کہ دھند سے جان چھوٹ گئی ہے. یعنی آپ کا دھند کا جو تھا نا, جس وجہ سے کافی تکلیف لوگ سفر میں یا یہ وہ محسوس کر رہے تھے, اس سے جان چھوٹ گئی. اب دھند جو ہے نا, آزاد خان صاحب بہت شکریہ جیو نیوز سے بات کرنے کے لیے. اور خبریں بھی موسم ہی کی ہیں. دادو میں سندھ کے تفریح مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر برف باری شروع ہو گئی ہے. ہلکی برف باری کے بعد گورکھ ہل میں درجہ حرارت -2 ڈگری تک گر گیا ہے. یہ برف فل پڑی ہے. ملک کے بیشتر بالائی اور شمالی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم داخل ہونے سے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے. بلوچستان, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. بلوچستان کے پاک افغان سرحدی علاقوں میں برف باری سے اہم شاہراہیں برف سے ڈھک گئی ہیں. اس دور میں گزشتہ رات سے پہاڑوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے. چلاس میں بابو سر ٹاپ, نانگا پربت, بٹوگا ٹاپ, داریل اور تانگیر کے پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے. لوہے دیر کے علاقوں شاہی اور بن شاہی میں بھی وقفے سے برف باری جاری ہے. بلوچستان کے پاک افغان سرحدی علاقوں اور خلات میں 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے. لکپاس اور دیگر قومی شاہراہوں سے برف ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال اور نمک پاشی کی جا رہی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملانے والے N50 ہائی وے پر کان میں ترزئی, قانوزئی اور بوستان کے مقامات پر بھی وقفے سے برف پڑ رہی ہے. ان مقامات پر برف ہٹانے کا کام جاری ہے. NHA کے مطابق کوجک ٹاپ اور شیلا باغ کے مقامات پر چمن کوئٹہ کراچی N25 شاہراہ پر آمد و رفت بحال ہے. دوسری جانب نوشکی میں 10 گھنٹوں سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. وادی نیلم میں برف باری کے باعث بند شاہراہ نیلم کو چلہانہ سے کیل تک ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے. پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں بھی ہلکی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے. خیبر کی وادی تیرہ میں 4 روز سے بند مین روڈ ریسکیو آپریشن کے بعد آمد و رفت کے لیے بحال کر دی گئی ہے. پاکستان کے T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات میں تمام آپشنز کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کر سکتے ہیں. 10 مئی کو بھی فیصلہ ہوا تھا نا, تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں, فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے وزیر اعظم کو بنگلہ دیش کو ایونٹ سے نکالنے پر ICC کے دورے معیار پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے محسن نقوی کو تمام آپشن سامنے رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت کی ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالنے پر شروع ہوئی. کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر کو 9 کروڑ میں خریدا تو بھارت میں شمولیت پر انتہا پسندوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہاں تک کہ کولکتہ نائٹ رائڈرز کے مالک شاہ رخ خان کو غدار قرار دے دیا. BCCI نے سیکیورٹی ایشو کا بہانہ بنا کر بنگلہ دیشی فاسٹ بالر کو IPL سے نکال دیا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایسی صورتحال میں ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں ووٹ دیا, لیکن ICC نے بنگلہ دیشی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اسے ورلڈ کپ سے باہر کر دیا اور اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے اس کے رد عمل میں میڈیا ٹاک میں کہا کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور میں نے ICC کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا, آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں کر سکتے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ آپ نے انہوں نے یہ فیور کیے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کریں. ICC ورلڈ کپ میں اب پاکستان ٹیم کے کھیلنے یا نہ کھیلنے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. یاد رہے کہ پاکستان ایونٹ میں اپنے
मरतबा मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। वजीर आजम क्या फैसला करेंगे, इसका ऐलान पीर या जुमे को होगा। ANF के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ड्रग डिमांड रेडिकेशन ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने इंकशाफ किया है कि मनशियात के धंधे के लिए डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने बताया कि ANF ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से 2025 में 1.5 टन मुनशियात जब्त की। असिस्टेंट डायरेक्टर ANF नायाब रफ़ी का कहना था कि मुनशियात की स्मगलिंग के लिए क्रिकेट बैट और फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एंटी नारकोटिक्स फोर्स अपनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन अदा कर रही है एंड माशाल्लाह वी हैव लॉट ऑफ अचीवमेंट्स टू आवर क्रेडिट, लेकिन साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। लाइक ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का प्रिवेलेंस है, ये एक चैलेंज है, डार्क वेब एक चैलेंज है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल चैलेंज है। पिछले साल 260 यूनिवर्सिटीज़ को हमने कैंपेन किया था और तकरीबन 1.5 टन ड्रग अराउंड द प्रीमिसेस ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ हम 1.5 टन जी 1.5 टन 1.5 टन ड्रग हमने सीज़ किए और इसमें काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स आए और उन कंक्लूजन्स की बेस के ऊपर जो इस साल की कैंपेन है उसको हम लीड कर रहे हैं। इधर छुपाया हुआ था जी सर, ये इसको ना ये हटाएंगे, इसके अंदर फिल करके अंदर से हॉलो कर देते हैं, अंदर फिल करते हैं और फिर दोबारा से इसको ऊपर कवर कर देते हैं। ये यहाँ से है। अच्छा, ये तो ये आपने एयरपोर्ट पे इसको एयरपोर्ट के ऊपर सीज किया। देखें ये क्रिकेट बॉल है, इस क्रिकेट बॉल को कैसे इसको अंदर से उन्होंने ये इसको हॉलो करके और ड्रग फिल करके दोबारा इसको बंद कर देते हैं। ये फुटबॉल में भी जी सर बिल्कुल, वो फुटबॉल का तो ही बना। इससे जो स्मगलर्स हैं ये पाकिस्तान का इमेज भी इमेज खराब करें। बिल्कुल, ये आपकी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं दोनों। फुटबॉल को एक्सपोर्ट करने की आड़ में ड्रग्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने पिछले साल सितंबर में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिंध सोलर मनसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़े अहम हक़ाइक़ पेश किए थे। उन्होंने बताया था कि गैर मुल्की कंपनी ने एक सोलर किट और पंखों की लागत $151 बताई, मगर असल कीमत $50 से भी कम थी। पंखे बैरून मुल्क से दरामद करके तकसीम करने थे, मगर दस्तावेज़ात में रद्दबदल करके मकामी पंखे ही तकसीम कर दिए गए। अब कई माह बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नैब को 2 लाख सोलर पैनल की तकसीम के इस मंसूबे की तफसीलात फराहम करने की मंजूरी दे दी है। अब तक की तफसीलात के मुताबिक ये 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का मामला है। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी ने कागजात में जालसाजी करके मुबैना तौर पर 3 अरब 2 करोड़ रुपए की करप्शन की है। मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक से $10 करोड़ कर्ज लिया गया था। कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट के अमले की मिली भगत से मतलूबा तादाद में सोलर यूनिट्स फराहम नहीं किए, ताहम कागजात में इसे मुकम्मल दिखाया गया। नैब ने करप्शन के इल्ज़ाम और आमदन से ज़ायद असासे बनाने पर हुकूमत सिंध से महकमा आपाशी के सेक्रेटरी ज़रीफ खेड़ो, चीफ इंजीनियर मंसूर मेमन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परवेज़ खबर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेक्रेटरी सर्विसेज सिंध को खत लिखकर कहा गया है कि इन अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड, तनख्वाह, लिया गया कर्ज, इनामात और बोनस का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। तीनों अफसरों के असासों, बैंक अकाउंट्स और ख़ानदान के अफराद की तफसीलात भी मांगी गई हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने कराची प्रेस क्लब के तरफ कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए, जिसके बायस ज़िला जनूबी में घंटों ट्रैफिक जाम रहा। दफातर से घर जाने वाले हज़ारों शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ज़ैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल चौक, II चंडीगढ़ रोड, गार्डन रनछोड़ लाइन, बर्न्स रोड, उर्दू बाज़ार, मणिपुर रोड और MD खान रोड समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। HRCP ने ईमान मुजारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी थी। सानह गुल प्लाजा पर 23 जनवरी को दर्ज FIR की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। FIR के मुताबिक गुल प्लाजा में आग 17 जनवरी को रात 10:15 पर लगी। सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल खता दीगर दफात शामिल हैं। इस पर मजीद बात के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान ने। राहिल, और क्या है इस FIR में? जुनेद, इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी इस मुकदमे के मुद्दई हैं। उनके मुताबिक वो इलाके की पेट्रोलिंग पर थे और उनको 10:30 बजे 10:30 पर ये इत्तला मौसूल हुई कि गुल प्लाजा के अंदर शदीद आग लगी थी। जब वो वहाँ पे मौके पर पहुंचे तो उनके मुताबिक उन्होंने खुद देखा कि मौके पर भगदड़ मची हुई है, कई अफराद इमारत के अंदर फंसे हुए और आग इंतहाई तेजी से पूरे प्लाजा में फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दीगर वहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे, जबकि इस इमारत का जो है वो कुछ हिस्सा भी मुनादम होना उस वक्त तक शुरू हो चुका था। उनके मुताबिक आग जो है वो गिफ्ट एंड फ्लावर शॉप थी जिसमें लगी थी और उसने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद जब इमारत का मुआयना किया गया तो मुद्दे मुकदमा के मुताबिक FIR में ये बात दर्ज है कि गुल प्लाजा में आग बुझाने और हंगामी हालात से निपटने के इंतजाम नहीं थे। कई दरवाजे वाक़े के वक्त बंद थे, जबकि इमारत में एमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। वाक़े के वक्त बिजली भी मुनक़ता हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये तमाम FIR
IR में दर्ज की गई है और उसके मुताबिक ये तमाम तर वाकयात जो है वो कत्ल बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए राहिल सलमान। जियो टेलीविजन पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आखिरी किस्त मंगल की रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के तीनों मरकजी किरदार पाने के मुंतजिर है अपने हिस्से का प्यार। हाशिम नदीम खान का कलम क्या सांवल के मुकद्दर की बनेगा रोशनाई, या दानिश नवाज की हिदायत में आल यार की रियाजत को सहनी पड़ेगी तन्हाई। नाजरीन की मुंतजर निगाहें क्या पिया के लिए खोलेंगी राहें। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी। पिया की जिंदगी का अहम फैसला किसके हक में करने वाले हैं, जानिए सांवल यार पिया की आखिरी किस्त में मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान कई इलाकों में अब तक 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ गई है। कुछ इलाकों में दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी महसूस की गई है। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक हुए, 17,000 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, 10 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग जारी की गई है। कनाडा में मौसम सरमा के शदीद तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। शदीद बर्फानी तूफान ने सूबे ओंटारियो के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाकों में गुज़िश्ता रात 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ी। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। गाड़ियाँ बर्फ़ से ढक गईं। टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। 900 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। बर्फबारी के बायस 10,000 से ज़्यादा सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद और बस सर्विसेज मनसूख कर दी गई।